अब तक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से 2 सांसद जाते थे। इस बार हो सकता है कि 3 सांसद या उससे ज़्यादा भी पहुंच सकेंगे लोकसभा में। देखिए, किशनगंज लोकसभा सीट एआईएमआईएम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमें मालूम था कि एनडीए आएगा 2024 में, ठीक है। अब तो आम लोगों को भी लगने लगा है कि एनडीए आ रहा है, ठीक है। मोदी जी को टक्कर देने वाला कोई नेता नहीं है। और अब आप देख रहे हैं कैसे गठबंधन टूट रहा है, कैसे गठबंधन के साझेदार जो है अलग हो रहे हैं। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है मीडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। 2024 इलेक्शन को लेकर कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। तमाम पार्टियां अपना अपना दमखम लगा रही हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है वो बिहार की हो रही है। बिहार में राहुल गांधी एक तरफ यात्रा कर रहे हैं, न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जनता को, और उसी बीच में बिहार की एक लोकसभा सीट है किशनगंज, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी वहां पर जाकर जनसभा करने वाले हैं। और उसी को लेकर हम बात करेंगे सलमान से। सलमान, जिस तरीके से बिहार का इलेक्शन एक तरफ लोगों की निगाहों में बसा हुआ है, 2024 का इलेक्शन, राहुल गांधी हो या असदुद्दीन ओवैसी हो, तमाम वो नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं खास तौर पर किशनगंज की सीट को? सबसे पहले आपने सवाल किया बिहार की राजनीति को लेकर और 2024 में बिहार का रोल। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात कर लूँ कि जो गठबंधन बना था, इंडिया गठबंधन, वो बिहार से ही बना था। नीतीश कुमार की पार्टी ने भाजपा से अपना अलायंस तोड़ा, फिर उसके बाद वो आरजेडी के साथ आए, फिर राहुल गांधी से मुलाकातें हुई और सबसे पहली मीटिंग पटना में हुई। और लगा कि 2024 में जो इंडिया गठबंधन है वो कहीं ना कहीं भाजपा को टक्कर देने वाला है। मगर सूरत हाल क्या है वो आपके सामने मौजूद है कि नीतीश कुमार ने सबसे पहले पलटी मारी, वो भाजपा के साथ फिर से चले गए। उसके बाद यूपी में आप देख रहे हैं जयंत चौधरी, वो भी इंडिया गठबंधन के बड़े साझेदार थे, वो भी भाजपा के साथ जाने के लिए तैयार हैं। आम आदमी पार्टी ने गठबंधन तोड़ दिया, ठीक है। ममता बनर्जी ने गठबंधन तोड़ दिया। और कल ही की खबर है, फारूक अब्दुल्ला जो कश्मीर की एनसीपी पार्टी है, उन्होंने भी गठबंधन तोड़ दिया। तो यानी कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, यही 2 बड़ी पार्टी इंडिया गठबंधन में बची हुई हैं। अब मैं बात करूं जो आपने किशनगंज की बात की थी। देखिए, किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी का दौरा है और किशनगंज लोकसभा सीट एआईएमआईएम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि पिछली बार 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो 3 लोकसभा सीट पर एआईएमआईएम ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। सबसे पहले हैदराबाद, जहाँ से असदुद्दीन ओवैसी जीते, और वो सीट एआईएमआईएम लगातार जीती रही है। असदुद्दीन ओवैसी लगातार वहाँ से सांसद हैं। उससे पहले उनके वालिद सलाउद्दीन ओवैसी साहब वो वहाँ से सांसद रहते हैं। दूसरी सीट इम्तियाज़ जलील की औरंगाबाद, जिस पर जो है सबकी निगाहें थी, और औरंगाबाद में एआईएमआईएम ने शिवसेना के प्रत्याशी को हराया है। शिवसेना वहाँ से लगातार जीती थी और औरंगाबाद से इतनी उम्मीदें नहीं थी लोगों को सबसे ज़्यादा जो उम्मीदें थी सीट जीतने की वो किशनगंज थी। किशनगंज में एआईएमआईएम के प्रत्याशी थे अख्तरुल ईमान, जो कि अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उस टाइम भी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। अख्तरुल ईमान तीसरे नंबर पर रहे और कितने वोट लेकर आए? 2,95,000। पहले ही लोकसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने किशनगंज से इतना बड़ा वोट लिया। तो इस वजह से इस बार एआईएमआईएम की पूरी कोशिश है और मेहनत है कि इस बार किशनगंज से अख्तरुल ईमान को चुनाव जिताया जाए और लोकसभा के अंदर असदुद्दीन ओवैसी के 3 जो बड़े चेहरे हैं वो लोकसभा में हों। आपको लगता है 2024 में अब तक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से 2 सांसद जाते थे, इस बार हो सकता है कि 3 सांसद या उससे ज़्यादा भी पहुंच सकेंगे लोकसभा में? देखिए, उससे ज़्यादा पहुंच सकते हैं। यूपी में वो चुनाव लड़ेंगे, यूपी की हम आगे बात करेंगे। यूपी का डिक्लेयर नहीं हुआ है कि कौन कौन सी सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे और कौन प्रत्याशी होंगे। ये बात शौकत अली, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं एआईएमआईएम के, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम 20 सीटें लड़ेंगे, ठीक है। किशनगंज में जो अख्तरुल ईमान बिहार के बड़े नेता हैं, ठीक है। एआईएमआईएम में जो सबसे बड़े नेताओं के तौर पर जाना जाता है उसमें असदुद्दीन ओवैसी को, जो हर मुद्दे पर बोलते हैं, इम्तियाज़ जलील को आपने देखा होगा, और तीसरे जो हैं
वो अख्तरुल ईमान है। अच्छा, बिहार की किशनगंज सीट जो है AIMIM के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, थोड़ा आंकड़ा बता देता हूँ मैं। आंकड़ा आपके सामने रखता हूँ कि किशनगंज लोकसभा सीट पर 6 विधानसभा को मिला के ये लोकसभा सीट है, ठीक है। इस लोकसभा सीट में बहादुरगंज से जो विधायक है मोहम्मद अंजार नईमी, वो RJD पार्टी में हैं अभी। वो कहाँ से गए थे? AIMIM के सिंबल पर चुनाव जीत कर गए थे, RJD में गए। हाँ। ठाकुरगंज है, वहाँ पर सऊद आलम है, RJD के हैं, ठीक है। किशनगंज है, इजहारुल हुसैन है, INC के, कांग्रेस के। कोचा धामन है, वहाँ के विधायक है मोहम्मद इजहार असफी, RJD पार्टी के, मगर सिंबल पर किसके जीते थे? AIMIM के सिंबल पर जीते थे। अमौर से खुद अख्तरुल ईमान हैं AIMIM के। 22 से सैयद रुकुद्दीन अहमद हैं। तो 6 विधानसभा सीट आती हैं किशनगंज के अंदर, लोकसभा सीट के अंदर, और इसमें से 4 विधानसभा सीट पर AIMIM के विधायक हैं, जिसमें से 3 RJD की तरफ चले गए, मगर जीते तो वो AIMIM के सिंबल पर थे। 4 पहुंचे थे। हाँ, 4 पहुंचे थे, जिसमें 3 जो है इस लोकसभा के अंदर आते हैं। तो 4 विधायक, जिसमें से एक अभी है, 3 चले गए। तो AIMIM का बड़ा वोट जो है किशनगंज में है। और जैसे ही जो है ये 3 विधायक किशनगंज के और एक चौथे जो है दूसरी लोकसभा सीट के जो विधानसभा जीते थे वो गए हैं, तो 4 जब ये गए हैं तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता में भी इस बात का गुस्सा है। बिहार की सलमान, एक सवाल मेरा ये भी है, अभी जिस तरीके से आप देख रहे हैं बिहार के अंदर AIMIM के नेताओं की हत्या हुई है। अभी बीते दिन पहले ही एक असलम नाम के शख्स की वहाँ पर हत्या हुई, इससे पहले जुनैद नाम के एक शख्स की हत्या हुई है। जुनैद नहीं, वो शिवान के थे, हाँ, जिला अध्यक्ष, उनकी हत्या हुई थी, ठीक है। अभी जो है 2 हत्याएं हुई हैं। और AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और यूथ के जो अध्यक्ष हैं आदिल हसन आज़ाद और अख्तरुल ईमान, वो दोनों लोग इस बात को बड़ी गहराई से उठा रहे हैं। वो इस बात को बोल रहे हैं कि बिहार के अंदर AIMIM को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। उनकी तरफ से साफ तौर पर ये कहना है कि पहले हमारे विधायकों को अपनी पार्टी में लिया RJD ने, ठीक है, और दूसरा अब बिहार में जो बड़े नेता हैं, जो AIMIM के बैंक, अपना वोट बैंक, हाँ, अपना वोट बैंक है, लोगों को जोड़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी हत्या हुई 2 की। तो कहीं ना कहीं जनता में किशनगंज की रोष है, गुस्सा है। और उस गुस्से का फ़ायदा AIMIM को ऐसे मिलेगा कि गुस्सा इस बात का है कि विधायक जिनको सिंबल पर जिताया वो चले गए, फिर ये हत्या हुई। और तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि किशनगंज के और बिहार के मुद्दों पर असेंबली के अंदर अख्तरुल ईमान बड़ी बेबाकी से उठाते हैं, हर एक मुद्दे पर बोलते हैं। तो उनका बिहार की राजनीति में पिछले 5-6 साल से और ज़्यादा महत्व बढ़ा है। तो ऐसे में किशनगंज के मुद्दे जब वो उठा रहे हैं, किशनगंज की बात कर रहे हैं, तो जनता कहीं ना कहीं, पिछली बार 2,95,000 वोट दिए थे, तो इस बार ये सीट AIMIM के लिए महत्वपूर्ण भी है। और AIMIM पूरी ताकत भी लगा रही है और लगता है कि AIMIM इसको जीत भी सकती है। मेरा आखिरी सवाल ये है, लगता है कि इस बार फाइट तगड़ी हो रही है और इस बार विधानसभा से निकलकर लोकसभा पहुंच जाएंगे अख्तरुल ईमान साहब? ऐसा उम्मीद लग रही है, और उम्मीद की कारण मैंने अभी आपको बताए, और एक कारण जो अभी मैंने मिस करा था मैं अब बता देता हूँ। अभी भारत न्याय यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी किशनगंज के अंदर पहुँचे थे, ठीक है, और वहाँ एक चीज़ देखने को मिली थी। जब राहुल गांधी की यात्रा निकल रही थी तो वहाँ पर जो मौजूदा सांसद हैं जावेद साहब, ठीक है, उनके विरोध में नारे लगे थे। यानी कि जो मौजूदा कांग्रेस के सांसद हैं किशनगंज लोकसभा में, उनके विरोध के नारे राहुल गांधी के सामने लगे। तो जनता में रोष है, जनता में गुस्सा है, और लगातार वहाँ पर जो है कांग्रेस जीती है और भी पार्टियाँ वहाँ पर जीती हैं। तो AIMIM के लिए ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं AIMIM को बहुत अच्छा फ़ायदा दे सकती हैं। और AIMIM के आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे जिस तरह से अख्तरुल ईमान हर विधानसभा में जाके लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और अभी पिछले दिनों
अख्तर उल ईमान जब बिहार में ये नीतीश कुमार वाला मामला चल रहा था कि वो आरजेडी में गठबंधन तोड़ रहे हैं या नहीं तोड़ रहे, वो खबरें आपने देखी होंगी, मगर जो है टेलीविज़न ये दिखाता नहीं है, सोशल मीडिया भी नहीं दिखाता। तो हम आपको बताते हैं, और हमने पहले भी बताया था और अब भी हम बता रहे हैं कि उस समय क्या हुआ था कि अख्तर उल ईमान महाराष्ट्र पहुँचे थे और गुजरात के सूरत पहुँचे थे। जो प्रवासी हैं, जो किशनगंज के लोग हैं, महाराष्ट्र में सूरत गुजरात में काम करते हैं, रोज़गार के लिए वहाँ पहुँचे, रोज़गार करने पहुँचे हैं। तो उनसे मिले थे, उनको स्पीच किया था और उनको बताया था कि किशनगंज में क्या क्या मुद्दे हैं, और उन्होंने बताया था कि कैसा हमारा किशनगंज पिछड़ रहा है, कि लोगों को जो है बिहार के लोगों को, किशनगंज के लोगों को बाहर आके नौकरी करनी पड़ रही है। तो उन सारी बातों को उन्होंने जो है रखा था। तो कहीं ना कहीं जनता को लग रहा है और AIMIM को भी ये लग रहा है कि इस सीट पर हम जीत हासिल कर लेंगे, तभी इतनी सारी मेहनतें लगातार इस सीट पर हो रही हैं, की जा रही हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक ही साथ कार पर सवार होकर यात्रा कर रहे हैं और नीतीश कुमार ने अब साथ छोड़कर NDA में शामिल हो गए। तो इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को होगा। 2024 में कितनी सीटें ले पाएंगे तेजस्वी यादव या फिर NDA? देखिए, जिस तरीके से जो है मोदी जी ने 370 सीटों का ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि जिताइए। देखिए, चुनाव से पहले 6 महीने और साल भर पहले ऐसा माहौल बनाया जा रहा था और लोगों में लग रहा था कि फाइट होने वाली है, मगर आज के टाइम में देखेंगे तो भाजपा आ रही है। ठीक है, NDA 2024 में आ रहा है, ये बात कंफर्म है। ठीक है, पहले भी हम कह रहे थे इस बात को कि NDA फिर से सरकार मुझे बनाएगा। लगता है कि फाइट दे पाएगा इंडिया अलायंस। मैं क्या कह रहा हूँ कि इससे पहले हमें मालूम था कि NDA आएगा 2024 में। ठीक है, अब तो आम लोगों को भी लगने लगा है कि NDA आ रहा है। ठीक है, मोदी जी को टक्कर देने वाला कोई नेता नहीं है। और अब आप देख रहे हैं कैसे गठबंधन टूट रहा है, कैसे गठबंधन के साझेदार जो है अलग हो रहे हैं। तो अब भाजपा तो डेफिनेटली 2024 में सरकार बना रही है। अब देखना ये होगा, और कोशिशें ये हो रही हैं विपक्ष की तरफ से, जो नारा दिया गया 370 सीटों का और 400 सीटों का, क्या वो ना पार कर लें मोदी जी? क्या रिकॉर्ड बना दें, 400 सीटें भाजपा ले आए, सारे रिकॉर्ड टूट जाए? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपको क्या लगता है, अपनी कीमती राय हमें ज़रूर दीजिए, और ख़ास तौर पर किशनगंज लोकसभा सीट पर इस बार कौन लोकसभा में पहुंचेगा और किशनगंज की आवाज़ उठाएगा, उनकी जनता की आवाज़ बुलंद करेगा लोकसभा के अंदर। अपनी कीमती राय हमें ज़रूर दीजिए। देखते रहिए मीडिया वॉइस। शुक्रिया।